अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अल्लाह अल्लाह करके इस मुल्क के सियासी उफ़क़ पर कुछ जो बादल मंडला रहे थे गैर यकीनी के वो छठे और इंतहाई अहम तरीन तैनातियां आज बखैर खूबी अंजाम पा गई। आज जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं अब उनको प्रमोट करके 4th स्टार में और बाकायदा आर्मी चीफ उनको बना दिया गया, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उनकी तैनाती भी हो गई। इस ट्रांजिशन को लेकर बहुत ज्यादा चहमगोइयां थीं और जो सियासी चहमगोइयां थीं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम था, उससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंच रहा था। पाकिस्तान में एक फियर ऑफ अननोन, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ हो, उनकी तरफ से हो, एक फियर ऑफ अननोन था कि होने क्या जा रहा है। खान साहब जो है वो अपना लाव लश्कर लेकर 26 को इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर पहुंच रहे हैं। सूरत हाल जो है वो एक बड़ी एक सवालिया निशान था। हर गुजरता दिन, हर गुजरता घंटा जो है वो हेडलाइंस चेंज हो रही थी, लेकिन अब सूरत हाल काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है, काफी हद तक क्लियर हो गई है रादर। तो अब ये जो सियासी एक लाइन है, ये इस वक्त जो ट्रांजिशन है, इसके बाद तमाम तर चहमगोइयां जो हैं उसूलन खत्म हो जानी चाहिए और हमारी हुकूमत को भी फुली कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इसके ऊपर, अपनी मईशत के ऊपर। और मईशत में इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, हम इस वक्त IMF को 9th रिव्यू का टाइम नहीं दे सके, क्योंकि एक जामे मनसूबाबंदी, जामे प्लान इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इस मुल्क की मईशत को आगे किस तरह से लेकर चला जाएगा। इस बीच में पुलों के नीचे से बहुत पानी बहा। पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की हमने देखी कि एक अफरा तफरी और स्पेशली बैरूनी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में रुक गई। बहुत सारे सेक्टर्स इसमें मुतासिर हुए। आज के प्रोग्राम में मैं जरा फोकस करना चाहूंगा टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से। टेलीकॉम सेक्टर जो एक जमाने में बड़ा ब्लू आइड सेक्टर हुआ करता था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था पाकिस्तान में। आपने देखा कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुई, इस सेक्टर ने जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन अब यह सेक्टर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। और इसमें जो आपका शरह तबादला है, जिस तरीके से डॉलर स्ट्रांग हुआ और रुपए की कीमतें गिरी हैं, इसमें जो उनका प्रॉफिट रिपैट्रिएशन था, प्रॉफिट जो है बैरूनी सरमायाकारों का, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। उनके बुक्स में अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो जारी है। साथ ही साथ डोमेस्टिक हम देख रहे हैं कि कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट भी उनकी बड़ी, ईंधन यहां पर महंगा हुआ, यहां पर बिजली यहां पर महंगी हुई और यहां पर शरह सूद जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में डोमेस्टिक इकॉनमी का पनपना सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आज इस सेक्टर को जरा मैं डिस्कस करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं परवेज इफ्तिखार साहब, आप ICT कंसल्टेंट एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। जनाब परवेज इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेहकाम जो कि ट्रिगर किया उसने अदम मुआशी इस्तेहकाम को, कितना वक्त हमारा जाया हुआ, कितना हम अपने एक ट्रैक से पीछे हटे, या मुल्क के लिए यह मजमूई सियासी सूरत हाल कितनी तबाहकुन साबित हुई? योर कमेंट सर। परवेज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से पर एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से बात करें, मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल कॉस्ट इनकी महंगी हुई और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस वक्त पाकिस्तान में, 1/3 पाकिस्तान सैलाब के नीचे, पानी के नीचे, और उसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका नुकसान हुआ। टेलीकॉम कंपनीज जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हुआ। फिर साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, दुनिया इस वक्त 5G के ऊपर पहुंची और पाकिस्तान में तो बड़े बड़े शहरों में, बहुत सारे शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मौजूद नहीं है। तो मुल्क में एक जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो जाहिर है कि वो उसी वक्त एक पनपेगा कि जब आपका टेलीकॉम सेक्टर एक मुस्तहकम टेलीकॉम सेक्टर होगा। एक बार फिर कोशिश करेंगे। परवेज इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी परवेज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, इसने कितना ट्रिगर किया हमारी मुआशी अदम इस्तेहकाम को, और इस मुआशी अदम इस्तेहकाम की कीमत मुल्क ने क्या अदा की? इनके तो टेलीकॉम की सबसे बड़ी कीमत तो ये अदा हुई कि
टेली कॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं वो हो सकी जो होनी चाहिए थी पिछले 1-2 सालों में खास तौर पे। और जब इन्वेस्टमेंट कम होती है नेचुरली वो ग्रोथ कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो कि वो डिजायर्ड सर्विस का लेवल दे सके, इंटरनेट की वो स्पीड दे सके, वो क्वालिटी दे सके। और उसकी वजह से जितनी भी आजकल डेवलपमेंट है जो कि इंटरनेट से वाबस्ता है वो नहीं हो पाती। और जैसे मैंने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और इस वक्त एफडीआई का क्या क्वांटम होगा सर, जरा ये भी बताइएगा। और दूसरा, बड़ी पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के लिए। पिछले चंद साल बहुत अच्छे गए थे, बहुत अच्छा बूम आया था, बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये हाल है कि आप बिल्कुल बात आपने ठीक की कि टेलीकॉम में तो सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है सिवाय हुकूमत के अपने कनेक्शंस के जो कि एनटीसी से होते हैं। कोई भी टेलीकॉम का सेक्टर का ऐसा शोबा नहीं है जहां पे फॉरेन और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन अब जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ना सिर्फ सियासी सूरत हाल बल्कि और भी मसले मसाइल हैं। मसलन जो एवरेज रेवेन्यू है हमारा वो दुनिया में सबसे कम है इस वक्त, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टेलीकॉम कंपनीज कमाती हैं, और वो कमाती हैं रुपीज में, जबकि उनको जितनी भी चीजें लेनी होती हैं बाहर से आती हैं जो कि वो डॉलर्स में आती हैं। और डॉलर्स में जब आती हैं तो इवन स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेचती है वो भी डॉलर्स में ही उसकी वैल्यू लगाई जाती है, और फिर उसको चाहे रुपीज में चार्ज करें, वो जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उस पे चार्ज होता है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्योंकि घटता रहा है पिछले सालों में, तो स्पेक्ट्रम की प्राइसेस एक तो पहले ज्यादा थी, ऊपर से और ज्यादा होती चली गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स टेलीकॉम सेक्टर्स है दुनिया में। इस वक्त हमारे जो भी हम कॉल करते हैं उस पे जो हम टैक्स पे करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स है या सर्विस पे जीएसटी है और या एपीडी है, जितने भी टैक्सेस हैं, और फिर जो इक्विपमेंट बाहर से आता है उस पे कस्टम्स ड्यूटीज हैं और टैक्सेस हैं, तो ये सब मिला के दिस बिकम्स ए वेरी हेविली टैक्स सेक्टर। फिर और भी चीजें, मिसाल के तौर पे आप बिजली ले लें, जो बिजली वो खरीदते हैं टेलीकॉम सेक्टर वाले, तो वो इंडस्ट्रियल टैरिफ जो कि कम होता है वो उन पे लागू नहीं होता, हालांकि टेलीकॉम को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है, तो वो उन पे जो लागू होता है वो कमर्शियल टैरिफ होता है जो कि ज्यादा होता है। तो वहां भी जहां छूट मिल सकती है वहां छूट नहीं मिलती। तो ये सब इस किस्म के मसले हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो इस वक्त तकरीबन रुकी पड़ी है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर आपकी जो इंपोर्ट कर्टेल हुई है, उसमें कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, मशीनरी इंपोर्ट जो है, उसमें 34% डिक्लाइन हुआ है। तो ये इसमें कितना पोर्शन होगा टेक्सटाइल, ये आपके टेलीकॉम सेक्टर जो है वो कितना मुतासिर हुआ होगा? और फिर दूसरा ये कि ये जो फ्लड्स इस वक्त पाकिस्तान में आए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? दोनों चीजों का इम्पैक्ट पड़ा। जो डॉलर से आप कह रहे हैं उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं आउटफ्लो पे इस वक्त, जिसकी वजह से जब कोई एलसी खुलती है, मिसाल के तौर पे कोई टेलीकॉम ऑपरेटर एलसी खोलता है तो उसको 100% मार्जिन पे वो एलसी खुलती है, जो कि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने काफी लोन्स वगैरह ले रखे होते हैं। तो जिसकी वजह से वो उतने वैल्यू की एलसीज नहीं खोल पा रहे जितने वैल्यू का सामान नॉर्मल रनिंग के लिए दरकार है। यानी एक्सपेंशन तो छोड़ें, इवन नॉर्मल रनिंग के लिए जो इंपोर्ट्स की जरूरत है। फिर ऑफकोर्स फ्लड्स ने बहुत तबाही मचाई। काफी साइट्स ऐसी थी, सेल साइट्स, जहां से वो टावर जहां होता है वो पानी से डूब गई। वहां पे जनरेटर्स होते हैं, बहुत इक्विपमेंट होता है, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, वो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना पड़ा। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर ने काफी मेहनत की उस पर और बहुत हद तक वो रिस्टोर हो चुका है, लेकिन बहरहाल नुकसान तो हुआ। ठीक।
अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि जब हम डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम अपने मईशत को उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं, तो मुझे बड़ा एक अफसोस एक चीज ये देख के हुई कि जब सैलाब आया था एंड मैं अपनी टीम के साथ गया बदीन कोई इतना दूर नहीं है यहां से, बदीन आप गए, वहां पर हमने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25-25 हजार रुपए लोगों को मिल रहे थे, लेकिन जो डिवाइसेज उनके पास थी वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, पुअर सिग्नल्स, लोगों का हुजूम है वहां पे। फिर दूसरी चीज ये कि 60-60 साल 70-70 साल की खवातीन और बुजुर्ग अफराद जिनके मैल न्यूट्रिशन आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, तो उनके थंब इंप्रेशंस तक नहीं थे उनके हाथ में बचे, और वो बेचारे लगाए जा रहे हैं, खड़े में उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी भी किस काम की कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी से मैच ना करे सर? सर वो तो खैर चले, आप कह सकते हैं कि वो एक अनयूजुअल हालात थे। पानी बहुत, जब मैंने कहा जैसे साइट्स में आ गया था, इक्विपमेंट खराब हुआ, बंद हो गया, फिर वहां मिसाल के तौर पे जहां बिजली नहीं मिल रही थी तो वहां डीजल जनरेटर्स लगाते हैं टेलीकॉम कंपनी। वो डीजल जनरेटर्स भी एक हद तक काम करते हैं क्योंकि उनका डीजल खत्म हो गया, उसको भरने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, वहां डीजल के भरे हुए टैंकर नहीं जा सकते थे वगैरह वगैरह। लेकिन इवन आम हालात में नेटवर्क जो है हमारा, ये तो कंसीड करने वाली बात है कि वो उसकी वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए। बड़े शहरों में हमें अच्छा नेटवर्क, अच्छा इंटरनेट मिलता है, छोटे शहरों में या और आगे चले जाएं तो वहां पे क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। और कहां सर कहां तो हम इतने बड़े रोशन ख्वाब देख रहे थे, हम बात कर रहे थे ईवीएम के थ्रू इलेक्शन कराने की और डिजिटल और ये सारी चीजें, आपके तो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा सबसे बड़ा मसला है, हम कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स मिसाल के तौर पे जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए बहुत एसेंशियल समझी जाती हैं, वो चाहे मोबाइल टेलीफोनी हो, उसमें टावर जो है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से कनेक्ट हो तो प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती है। हमारे यहाँ मुल्क में तकरीबन 10% टावर्स हैं जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल से कनेक्टेड हैं, बाकी सब माइक्रोवेव रेडियो पे हैं। तो माइक्रोवेव रेडियो जो है वो जहां तक वॉइस की बात होती है, हम आवाज हेलो करके बात करते थे, उसमें तो काम चल जाता है। लेकिन जब हैवी डाटा ट्रांसमिशन शुरू होती है दोनों तरफ, तो जैसे कि आपने फरमाया ये फिंगर प्रिंट्स का फॉर एग्जांपल डाटा एक्सचेंज होता है नादरा के साथ वेरीफाई करने के लिए, तो जब ये डाटा पे आ जाती है बात, तो वो फिर ऑप्टिक फाइबर केबल्स की जरूरत पड़ती है, वो नहीं है। वो उसमें यानी इस वक्त तो मैं समझता हूँ हजारों मील लंबी ऑप्टिक फाइबर हर जगह हमें बिछानी है, शहरों को कनेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि शहरों के अंदर कनेक्ट करने के लिए, विद इन द सिटीज बहुत जरूरत है। स्पेक्ट्रम की बहुत जरूरत है, जैसे मैंने पहले कहा, जो कि डॉलर से जिसकी प्राइस मुंसलिक करके बेचा जाता है और वो इतनी हाई प्राइस रखी जाती है उसके ऑप्शन में कि वो उस पर कोई कई दफा तो लोग बिड ही नहीं करते। सही। तो ये मसले मसाइल हैं जो ओके। और ऐसे में रेगुलेटर का क्या किरदार है? पीटीए जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? आप एक एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट किस तरह से देख रहे हैं इस सेक्टर के लिए? जी, पीटीए के यहाँ भी इश्यूज हैं डेफिनेटली, लेकिन ये इश्यूज जो हैं ये ज्यादातर हमारी मैं कहूँगा ओवरऑल एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अब एक दफा स्पेक्ट्रम की प्राइस एक फिक्स हो गई है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कहने की कि भाई ये वो जमाना गुजर गया जब हाई प्राइस मिलती थी, अब जरा हमें प्राइस लो करनी चाहिए। तो या डॉलर में हम लिया करते थे तो उस वक्त तो नया काम शुरू हुआ था। अब जो है क्योंकि ये ऑपरेटर रुपए में कमा रहे हैं तो इनको रुपए में ही लो, डॉलर से पैक ना करो उस रुपीज को। तो ये लोग डरते हैं, शायद मेरा ख्याल है, जाती राय मेरी है कि इस वजह से भी कोई चीजें हो नहीं पाती जो कि होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज सर, एक चीज और, ये जो अब पाकिस्तान में, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हालात बेहतर हो गए हैं, वरना पहले लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला था। और उस लॉ एंड ऑर्डर के मसले के रहते जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर है वो काफी शाय होता था पाकिस्तान में आते हुए। अभी भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्पेशली हमारे जो मजहबी दिन होते हैं तब हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर मोबाइल फोन सर्विसेज बंद कर देते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर देते हैं। ये मैसेज आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या जाता है? फिर दूसरा ये कि इससे यकीनी तौर से उनकी बैलेंस शीट जो है वो मुतासिर होती होगी। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बुरा एक गलत मैसेज जाता है
کہ جب بھی ہمیں کوئی کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کوئی پرابلم ہوگی، ہم پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے. اور موبائل سروس ایسی چیز ہے جو کہ اب تو بہت سے لوگوں کا، اگر ان کو تو چھوڑ دیں آپ فورن انویسٹرز کو، جو لوگ اس سروس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا سوچیے کیا ہوتا ہوگا. پاکستان از ون آف دا لارجسٹ فری لانسر کمیونٹی کنٹریز. ہمارے یہاں جتنے فری لانسر تقریباً 10 ملین کے قریب فری لانسرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، ان کا کام بند ہو جاتا ہے. پھر یہ جو اور نئے بزنسز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، یہ کریم، اوبر، فوڈ پانڈا وغیرہ وغیرہ، یہ بند ہو جاتے ہیں. پھر بہت سے لوگ گھروں سے بیٹھ کے اپنے بزنس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کچھ پکا کے بیچ رہا ہے، کوئی بنا کے بیچ رہا ہے یا بیچ رہی ہیں. خواتین بہت سی اس طرح کے کام کر رہی ہیں، ان کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی ایک پرابلمٹک چیز ہے اور بڑا آسان، کیونکہ نسخہ ہے یہ، اس کو بہت فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا ہے، وچ از ان مائی اوپینین ایبسولوٹلی رانگ. اس کے بجائے ہمیں اور میجرز لینے چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کا روزگار بند کرتے ہیں پورے دن کے لیے. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پرویز افتخار صاحب، اور جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کی صنعت ہے، اس کے جو ایشوز ہیں، اس کے جو پرابلمز ہیں، ان کے اوپر ان سے سراسر گفتگو ہوئی، اور اسی امید کے ساتھ کہ اب حکومت جو ہے ذرا فوکس کرے گی ان ساری چیزوں کے اوپر. انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.